और दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एबीटीवी न्यूज चैनल से। आज हमारे बीच में वीरेंद्र चौहान जी हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं और देश के अंदर उनकी एक अपनी पहचान है। आज हम उन्हीं से बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के साथ साथ जो देश के अंदर एक राजनीतिक में एक पकड़ प्रवक्ता जिस रूप में देखे जाते हैं, आज हम उन्हीं से बातचीत कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते राजेंद्र जी, और आपके जो जितने दर्शक मित्र हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। राम राम। सर सबसे पहले तो, क्योंकि आप एक पखर प्रवक्ता हैं, एक पखर प्रवक्ता की एक जिम्मेदारी क्या होती है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें आप। देखिए, किसी भी पार्टी का जो प्रवक्ता होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अपनी पार्टी का पक्ष, अपनी पार्टी की बात जनता के सामने रखना। सरकार में है तो सरकार की बात भी जनता के बीच में रखना। वक्ता और प्रवक्ता में अंतर ये रहता है, वक्ता तो सभी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। प्रवक्ता विशेष रूप से नियुक्त वो व्यक्ति होता है जो आधिकारिक बात अपनी पार्टी की ओर से करता है। सर अभी 2024 का आ चुका है, लोकसभा चुनाव साथ में आ चुके हैं जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है इस बार प्रत्याशी लोकसभा के चुने जा रहे हैं। तो कैसा आपको लग रहा है, किस तरीके का आपको अनुभव हो रहा है आज जो है? देखिए, करनाल के लोग, करनाल के मतदाता बहुत उत्फुल्ल हैं, प्रसन्न हैं, और उन्हें जैसे करनाल से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर जी को 2 बार जिताने का करनाल विधानसभा के लोगों को जैसा सौभाग्य मिला, अब की बार मनोहर जी जो कि मुख्यमंत्री के रूप में अद्भुत कामकाज करने का जिनको श्रेय जाता है, उन मनोहर जी को हम करनाल के लोग बेहतरीन मार्जिन से, पिछली बार हमने करनाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देश में दूसरे नंबर के मार्जिन के साथ दूसरा सर्वाधिक जीत का अंतर वो संजय भाटिया जी के समय में करनाल की जनता ने हमें दिया था। हमने गर्व के साथ ये सीट जीती थी दूसरे नंबर के मार्जिन से। मैं ये मान के चलता हूं अब की बार हमें और बड़े कद के प्रत्याशी मिले हैं, वो जो मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं, जिनको हम और आगे और बड़ी जिम्मेदारी पाते हुए देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे मनोहर लाल जी वो प्रत्याशी हैं, तो हम देश में नंबर 1 के मार्जिन से जीतें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसकी तैयारी कर ली है, और करनाल की जनता, करनाल का मतदाता, क्योंकि चुनाव में और प्रजातंत्र में मतदाता वो जनार्दन होता है, भगवान होता है, जो कुछ करना होता है उसने करना होता है। तो मतदाता का मन भी मनोहर जी को अद्भुत अंतर के साथ जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का बन चुका है। कि जब वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर ये बात कहने का अधिकार तो प्रधानमंत्री का होगा, परंतु मुझे विश्वास है कार्यकर्ता के नाते कि मनोहर जी जब सांसद बनेंगे तो निश्चित तौर पर केंद्र में मंत्री भी होंगे, और इतना ही नहीं, पार्टी और संगठन में और बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होगी। उन्होंने अब तक हरियाणा के विकास में अपना योगदान दिया है। मैं ये समझता हूं करनाल से सांसद बनने के बाद मनोहर लाल जी वे राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। तो हम राष्ट्रीय राजनीति में जो चेहरा भेज रहे हैं करनाल से चुनकर, उनके जीत का अंतर सर्वाधिक हो, इसके लिए हम लोग आज से ही काम शुरू कर चुके हैं। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक काफी लंबे समय से तब त्याग भी रहा है और देश की समाज की सेवा में उनका एक समर्पण रहा है, तो कुछ लगता है कि उसका लाभ जो है अब दोबारा एक बार 2024 में फिर मिलने जा रहा है। देखिए, मनोहर जी को जो लोग जानते हैं जी, वो जानते हैं कि मनोहर जी ने अपना सार्वजनिक जीवन, सामाजिक जीवन वो शुरू किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक का अर्थ जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताता हूं। प्रचारक वो व्यक्ति होता है जो अपना व्यक्तिगत करियर, अपना घर बार परिवार सब छोड़कर अविवाहित रहकर भारत माता की सेवा में निकलता है। तो जो आज करनाल के हमारे प्रत्याशी हैं वो आज से नहीं, 1980 से में संभवतः वो प्रचारक निकले हैं। 1980 से अपना घर बार परिवार छोड़कर देश को ही अपना संसार और परिवार मानते हुए समाज जीवन का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में पहले उन्होंने काम किया, और उसके बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी में 1996 में संभवतः आए थे,
संगठन मंत्री बन के, तब से वे राजनीतिक जीवन में हैं। मनोहर जी ऐसे संभवतः इकलौते राजनेता हैं पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहले हैं तो उनको दूसरा कहा जा सकता है। ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने कहा मेरा घर लीजिए, इसमें एक पुस्तकालय बना लीजिए। जो पुश्तैनी घर उनको मिला था, मकान मिला था, उन्होंने सहजता से, किसी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा लो जी ये लो, यहां बनाओ एक पुस्तकालय। और इतना ही नहीं, उसमें जो भाई का हिस्सा था वो भी भाई का हिस्सा पहले खरीद लिया दाम देकर, और फिर कहा इस पूरे के पूरे घर में, पुश्तैनी घर में बना दीजिए एक पुस्तकालय। मनोहर जी ऐसे व्यक्ति हैं, उनके हिस्से में कई बार ये बार बार हम कहते हैं कि मनोहर जी स्वयं किसान रहे हैं, खेती भी की है, छोटा मोटा कारोबार भी किया है। तो मनोहर जी के पास जो पुश्तैनी जमीन थी, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारी संस्थाओं को सरकारी खजाने से तो बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन जो उनका अपना निजी व्यक्तिगत पिता से मिला हुआ था, वो जमीन भी उसका एक हिस्सा पहले दान कर दिया था, और अब प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी सारी संपत्ति वो उन्होंने दे दी है। ऐसे उदाहरण कितने हैं देश में, बताइए ना। तो ऐसा तपस्वी व्यक्तित्व हमको करनाल से सांसद चुनने के लिए दिया है पार्टी ने। निश्चित तौर पर सब उत्साह में है, सब पूरी ताकत के साथ उनकी जीत को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा ये उत्साह, सड़कों पर दिखेगा, गांव की गलियों में दिखेगा, छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी नजर आएगा। अगर अब लोकसभा के चुनाव जैसे ही नजदीक आ गए हैं, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और सभी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हरियाणा की 10 सीटों में से भाजपा कितने सीटों पर जो है कामयाबी का रास्ता? भाई साहब, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। 2019 हमने 10 के 10 कमल खिलाकर 10 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को दी थी। आप जरा सोचकर बताइए ना, साधारण लोग तो सोच ही रहे हैं, मतदाता इस बात पे इन्हीं शब्दों में सोचता अपने मन में कि भाई 2019 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो माहौल था, अब की बार उससे बेहतर माहौल है कि नहीं। लेकिन कहीं तो किसान भी आपको नाराज सुनिए ना, जो किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं वो 19 में भी थे भाई साहब। हमारे विरोधियों ने 19 में क्या क्या नहीं कहा था मोदी जी के खिलाफ, लेकिन 14 से ज्यादा ताकत देश की जनता ने मोदी जी को 19 में दी। और 19 के बाद जो काम हुए हैं, ऐसे काम जो सीधे तौर पर हर नागरिक को प्रभावित करते हैं सकारात्मक रूप से, उन कामों के कारण 19 की तुलना में हमारे पक्ष में और बेहतर माहौल है। बताइए ना, 19 में श्री राम का मंदिर बना था क्या? अयोध्या में भगवान श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर 500 साल के इंतजार और लाखों लोगों की कुर्बानी के बावजूद नहीं बैठ पाए थे। स्वतंत्रता के बाद 75 साल हो गए थे, रामलला को स्वतंत्र भारत में भी अपना जन्म स्थान नसीब नहीं हुआ था उनके विग्रह को। वो कब हुआ? जब देश में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो लोग 19 की तुलना में आज अधिक ऊर्जा के साथ, अधिक ताकत के साथ हमारे साथ। लेकिन लोग तो बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जितने वादे किए थे वो वादा कहीं भी पूरा नहीं। अच्छा, ये बताओ, लोग जो है रोजगार से तंग है, काफी जो है समस्याएं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बड़ी बढ़ गई है, और चुनाव के समय अगर कम करते हैं। अगर तो जुमलों पे यकीन करना है तो विरोधियों को सुनिए, अगर तथ्यों पर सुनना है, तथ्यों की बात करनी है तो हमसे बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कौन सा एक फील्ड है जहां चमत्कारिक काम नहीं हुए? हमसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, देश में हर दिन नेशनल हाईवे उनके जमाने में भी बनते थे, लेकिन औसत एवरेज नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर बन रहे थे रोज? गूगल करिए, आंकड़ा 2, 3, 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारे कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के बनने की गति 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक बनी है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें से होकर के आज दर्जनों, हम तो छोटा सा प्रदेश हैं, बड़े प्रदेशों की तो संख्या बहुत ज्यादा होगी, सब राज्यों में से होकर के एक से एक अद्भुत एक्सप्रेसवेज, हाईवेज गुजर रहे हैं। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है। देश में 50 करोड़ नागरिक कांग्रेस के 60-65 साल के शासन के बावजूद ऐसे थे मित्रवर राजेंद्र जी, जिन्होंने बैंक का दरवाजा तो देखा था,
लेकिन बाहर से देखा था। 50 करोड़ जनधन खाते किसी ने खुलवाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुलवाए। उन 50 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र का स्वाभिमानी हिस्सेदार बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आप बताइए, कांग्रेस को किसी ने रोका था क्या कि जिन 12 करोड़ माताओं को रसोई गैस का चूल्हा और सिलेंडर फ्री हमने उज्ज्वला में दिया है, उनको किसी ने रोका था क्या देने से? करोड़ों जो शौचालय बने नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, इज्जत घर बने, गांवों में माताएं बहनें शौच करने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करती थी। बताइए, शौचालय बनाने का आइडिया, करोड़ों शौचालय बनाने का आइडिया, माताओं बहनों को यह सुख देने का, उनकी इज्जत की संभाल करने का किसी के मन में क्यों नहीं आया? आया तो नरेंद्र मोदी जी के मन में आया और उन्होंने करके दिखाया। ऐसे में अगर आपको गिनवाऊंगा, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां अद्भुत अनूठा काम नहीं हुआ है। रोजगार की बात, मैं तो हरियाणा में हूं साहब, और हरियाणा लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अचानक जो है नायब सिंह सैनी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि बहुत अच्छा काम जब मनोहर लाल खट्टर करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रात ही रात में ये परिवर्तन कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता से अद्भुत काम कराने का हुनर जानती है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास एक ही मनोहर हैं या एक ही नमो हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य में भी लंबी कतार है जो एक दूसरे की जगह खड़े होकर, एक दूसरे के आसन पर बैठकर पहले वाले जैसा या उससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। मनोहर जी बेहतर काम कर रहे थे राज्य की राजनीति में, संगठन ने तय किया इनको सांसद बनाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति में लेकर के जाएंगे, इनसे और बेहतरीन काम लेंगे। ये तो हमारा आंतरिक मामला हुआ। आंतरिक मनोहर जी ने जो काम किए हैं, अगर उन कामों में कोई खामी आपको दिखाई दे, सवाल करिए, मैं उदाहरण देकर के आपको करनाल में बताया कि सुनिए ना, मैं उदाहरण देता हूं, कुछ चीजें कंपेयर करिए। मनोहर जी से पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन था, 10 साल राज रहा। 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में हरियाणा के लोगों को नौकरियां जो मिली, सरकारी नौकरियां, हरियाणा का मानस तो सरकारी नौकरी के पाछे भाग जाए, और हरियाणा का एक हिस्सा तो ऐसा है जहां सरकारी नौकरी चाहे क्लर्क की मिल जाए, चपड़ासी की मिल जाए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं लोग। हरियाणा में सरकारी नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में कितनी मिली साहब? इस आंकड़े को अगर आप तलाशोगे आप पाओगे 85-86 हजार नौकरियां 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में नौकरियां मिली 85-86 हजार। कैसे मिली? पूछ कर देखिए, मेरिट पर मिली क्या? लोग कहेंगे ना भाई, नौकरी मिला कर दी 3 चीजों पे, 3 जॉब, 3 जे, उस पर बड़ा फोकस था। जिला, मुख्यमंत्री के जिले का मानस है तो नौकरी थाजेगी, किसी बिरादरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री की जाति का है, नौकरी थाजेगी, मेरिट जाओ भाड़ में, मेरिट जाओ तेल लेने। और इसके अलावा नौकरी मिलती थी जिनके पास तीसरा जे हुआ करता था, वो के है नोटों का बड़ा सारा जोड़ा। जिसके पास नोटों का बड़ा जोड़ा होता था, जो मुख्यमंत्री की जाति का होता था, जो मुख्यमंत्री के जिले का होता था, उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलती थी। मेरिट वाले कहीं दूर खड़े तरसते रहते थे। 10 साल अभी हमारे हुए नहीं, 9.5 साल हुए हैं। 9.5 साल में 1.25 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची हमने दी है ना। इन 1.25 लाख लोगों में से किसी से भी जाकर के पूछ लीजिए, कहीं एक चवन्नी देनी पड़ी क्या? कहीं किसी दौड़ कपड़ी है कि इर्द गिर्द घूमना पड़ा के खर्ची पर्ची चली क्या? आपको लोग कहेंगे घर बैठे केवल और केवल परिश्रम करने से, मेरिट में आने से नौकरियां मिली हैं। यह अंतर हुआ ना। और बताऊं आपको, बहुत दिखने वाली चीजें बोलूंगा जिसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज, उससे पहले 6 साल ओम प्रकाश चौटाला का राज, उससे पहले हमारी पार्टनरशिप में बंसीलाल जी का राज। बंसीलाल जी के राज में यह बात चली थी कि भाई गांव में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं आ सकती। बंसीलाल जी ने एक तारीख तय की थी, उस तारीख के बाद 24 घंटे बिजली आया करेगी। बंसीलाल जी का राज चला गया, बिजली नहीं आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला का राज आया। एक तारीख तय की गई थी। तारीख क्या थी? 31 दिसंबर 2004। चौटाला साहब ने कहा 31 दिसंबर 2004 के बाद हरियाणा के किसी गांव में 1 मिनट का कट नहीं लगेगा। 6 साल राज करके चले गए।
गांवों में बिजली की स्थिति यही थी, 5 घंटे 7 घंटे कहीं 10 घंटे आ जाती होगी, बिजली नहीं थी, गांव अंधेरे में थे। 24 घंटे बिजली अगर नसीब थी तो केवल और केवल चुनिंदा शहरों को थी। राजनीति करते थे गांव के नाम पर, कहते थे हम गांव की राजनीति करते हैं, हम तो गांव वाले हैं, हम तो किसान वाले हैं। लेकिन किसान को उसके घर के आंगन में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। तड़की किसान की चौधरण दूध बिलोण बैठे थी तो बिजली नहीं होवे थी, सांझे आने रोटी पोण बैठे थी तो बिजली भी होया करे थी। और जब विश्राम करने का टाइम होता था, सोने का टाइम हुआ था, जब भी बिजली नहीं मिला करती, बिजली बस इतनी आती थी कि भाई इन्वर्टर चार्ज हो जाए। आज हरियाणा के 5900 गांव ऐसे हैं, 6,500 गांव में से, जहां 24 घंटे आबाद बिजली आती है। बिजली ज्यादा दी है, गांव रोशन किए हैं, और उसके बाद भी बिजली की कंपनियों को हमने घाटे से उबार दिया। इसको क्या करेंगे? लास्ट में मैं एक सवाल और भी करना चाहूंगा। पूछिए तो फिर सर। लोकसभा चुनाव के साथ साथ यदि अगर निर्वाचन चुनाव आयोग जो है वो विधानसभा का भी चुनाव की घोषणा कर देते हैं, तो क्या आप विधानसभा के चुनाव में कुछ चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में चुनाव किसको लड़ना है, कहां से लड़ना है, ये व्यक्ति की चॉइस नहीं होती। व्यक्ति या नेता या कार्यकर्ता अपने संगठन में कहता है मैं यहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तैयारी भी सब करते हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे कब कहां से चुनाव में उतरना है ये निर्णय मेरा व्यक्तिगत नहीं होता। हमारी पार्टी का संसदीय बोर्ड, पार्टी का प्रदेश का और राष्ट्र का नेतृत्व कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने मैदान में उतारता है। मेरे हिस्से में जी, जब लड़ना आ जाएगा, माने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए मेरा संगठन कहेगा, तो आप मुझे अग्रिम पंक्ति में खड़े पाएंगे। मैं तो उसकी तैयारी में हूं ही। अभी आप किस तरीके की तैयारी में हो? नहीं, मैंने कहा ना, अभी तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मनोहर जी को सांसद बनाएंगे, मनोहर जी को राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर मनोहर जी के सूर्य को उगता हुआ देखेंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा तो मैं पिछले अनेक वर्षों से असंध में लगातार काम कर रहा हूं। मेरी पार्टी मुझे अवसर देगी वहां से लड़ने का, तो असंध की जनता की सेवा करने में कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, तब करेंगे। सर, आपका पूरा शुभ नाम क्या है? मैं भारत भूषण जुयाल हूँ। जी, भारत जी क्या कहना चाहेंगे? जो है लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या देखिए, मेरे पास संगठन ने जिला करनाल के प्रभारी का दायित्व दिया है, तो उस नाते जिला करनाल में काम करना मेरा काम है। और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सिर पर, तो पूरे राष्ट्र में एक संदेश जो दिया है माननीय मोदी जी ने कि अब सब लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। हर व्यक्ति कह रहा है मेरा परिवार मोदी परिवार, यानी कि पूरा देश जहां राममय हुआ था, मोदी में भी हो गया, मोदी में भी हो गया। धन्यवाद। देखिए, मैं इस समय हमारे वीरेंद्र चौहान जी हैं, जो कि एक प्रखर प्रवक्ता हैं, और जिस अंदाज से उन्होंने अपनी बात कही है वो समझने और सोचने की बात है। आगे एपिसोड में हम एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। भोजन करना, धन्यवाद।